हेलो स्टूडेंट्स, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है जनवरी 26 और जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो हम पेपर रिव्यू डाल रहे हैं डिटेल्ड, ये पेपर रिव्यू ज़्यादा यूज़फुल किसके लिए है ये कहना मुश्किल है। जो अटेम्प्ट दे चुके हैं वो भी चेक करें और जो अटेम्प्ट देने वाले हैं वो भी समझें कि हमें आगे क्या पेपर कैसा आने वाला है। तो ये रिव्यू दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देने वाले हैं। पिछला जो मैंने रिव्यू दिया था वो बहुत शॉर्ट था क्योंकि उस वक्त आपकी एग्जाम चल रही थी। अब थोड़ा सा डिटेल में होगा, जितना हम डिटेल कर सकते हैं उतना। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे और फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और उसके बाद भी आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी और पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे चीज़ें पूछ सकते हैं, उनको मैं अलग से आपको बता दूंगा। तो बेटा यहाँ पर हम शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1A से। देखिए जैसे क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका जो बोरिंग कॉस्ट पे था S16। बेटा ये क्वेश्चन के बारे में जब लिखा हुआ है कि इसमें बोरिंग दो तरह की होती है, एक तो स्पेसिफिक और एक जनरल। एक तो किसी पर्टिकुलर एसेट के लिए लोन लिया गया और फिर एक तो 3-4 लोन लिए गए एक साथ अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले, तो उस केस में वो लोन हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, स्पेसिफिक लोन का जो इंटरेस्ट है वो तो उसी एसेट से चार्ज करना पड़ता है, उसी में करना पड़ता है कैपिटलाइज जिस एसेट के लिए लिया गया, तो वो इंटरेस्ट तो पूरा पूरा कैपिटलाइज होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। तो जो स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट है वो पूरा पूरा कैपिटलाइज होगा, वो सॉल्यूशन में दिया हुआ है। और जो ये 3 लोन है अलग अलग रेट के, तो आपको पता है बेटा ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है और एग्जाम में आ चुका है। देखिए मई 23 में सेम क्वेश्चन, अमाउंट सिर्फ डबल फिगर के साथ था, लेकिन ये सेम क्वेश्चन था मई 23 में। और इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली सेम पर इस तरह का फंडामेंटल, मतलब हमको जो भी आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, मैंने पढ़ाया या किसी ने पढ़ाया, तो डेफिनेटली ये पॉइंट तो पढ़ाया ही होगा कि जब लोन 2-3 रेट ऑफ इंटरेस्ट के होते हैं तो उसमें वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ती है। वेटेड रेट निकालकर उसको आगे सॉल्व किया जाता है। फिर वो लोन बिल्डिंग फर्नीचर, इसमें आपका जो एसेट है बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट, इसमें आपको 2 पार्ट करने पड़ते हैं, क्वालिफाइंग एसेट और नॉन क्वालिफाइंग। फर्नीचर चूंकि रेडी खरीदा है, रेडी टू यूज, तो इस पर 12 मंथ यानी सिग्निफिकेंट पीरियड नहीं लगा है, तो ये होगी नॉन क्वालिफाइंग, तो इस पर इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। और बची हुई एसेट होगी क्वालिफाइंग, इसमें इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था। मतलब जो पूछा गया वो बिल्कुल वही था जो आपने पढ़ा था, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था, सब कुछ बेसिक में कवर था। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन आपका है, ये जो S15 पर था, ये जब बस ये अमाउंट जो 25 लाख है, देखिए एग्जाम ये मॉड्यूल का इलेक्शन 7 भी है और फिर मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 9 भी है और सितंबर 24 में पूछा गया था। बेटा ये क्वेश्चन भी आपको पता है सितंबर 24 का है। आपको हर पास्ट एग्जाम क्वेश्चन की बुकलेट दी गई है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन की आपको एक PDF दिया गया, उसमें एक क्वेश्चन बिल्कुल था। हाँ बस ये है कि जहाँ अमाउंट 25 लाख है वहाँ अमाउंट 2 लाख था इन मॉड्यूल। तो बेटा क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, इलस्ट्रेशन, फिर क्वेश्चन भी है, एग्जाम में भी आया। इससे ज़्यादा आप क्या चाहोगे बेटा, ये क्वेश्चन फिर आप इजीली मैनेज कर पाए होंगे या कर लेना चाहिए था क्योंकि ये कई जगह ऑलरेडी कवर्ड था। और बेटा एक खास बात, एग्जाम के 4 दिन पहले आपको एक PDF मिला था जिसमें 100 के अराउंड क्वेश्चन थे AS वगैरह के। लगभग सारे क्वेश्चन बेटा उन्हीं में से आए हैं, आप चेक कर सकते हो। होल्डिंग छोड़ दिया जाए जो कि एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, और ब्रांच का जो एक क्वेश्चन था स्टॉक एंड डेटर पर, वो मॉड्यूल से था, वो उसमें नहीं था। बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वो 100 क्वेश्चन में बेटा कवर्ड थे। ठीक है, अब अगला आता है यहाँ पर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा ये वाला है जो S20 पर है, EPS पर है। ये क्वेश्चन नवंबर 23 और मई 14 में पूछा गया। चलो मई 14 छोड़ दो, बहुत पुराना है, लेकिन नवंबर 23 में पूछा है। नवंबर 23 के 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं, तो उसमें से एक ये भी है कि ये, और ये फिगर थोड़े डिफरेंट थे, बाकी क्वेश्चन वही था। और ये ऐसे 2 क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल में दिए गए हैं, मॉड्यूल में 2-2 क्वेश्चन हो, नवंबर 23 में पूछा गया हो, ऐसा क्वेश्चन दिया आपको आ गया, तो आई होप इस आपने इसको मैनेज कर लिया होगा, कर लेना चाहिए था। तो जो स्टूडेंट फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या शो करता है, क्या उनको सबक मिलता है कि मॉड्यूल पास एग्जाम क्वेश्चन यदि आपने कर लिए
तो 80 85 तो उसी में से आता है। आप 60 मार्क तो 65 मार्क तो उन्हीं में से ला सकते हो। ये प्रूव होता है। तो आपको ये एनालिसिस से डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा कि हम मॉड्यूल करके जाएं और पास एग्जाम क्वेश्चन जरूर करके जाएं। हम 65 नंबर तो 70 नंबर तो उसी से ले आएंगे, उसी से पेपर आता है, फिगर बदल जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा आपका यहां पर ये है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। मैं ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन जो था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का एक अच्छा क्वेश्चन था। शेयर सरेंडर एक अच्छा पॉइंट होता है, उस पर क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन में कुछ पॉइंट उन्होंने और कर दिए। और बेटा ऐसा ही क्वेश्चन नवंबर 23 में पूछा गया था, उसमें कम पॉइंट थे, इसमें से कुछ पॉइंट बढ़ा दिए गए, है ना। ये पास एग्जाम जो आपकी फाइल है बेटा, उसमें भी ये क्वेश्चन नंबर 20 था, मतलब ये भी क्वेश्चन आपका किया हुआ होना चाहिए। हाँ, अच्छा क्वेश्चन था, लेवल था, लेकिन आपको ये किया हुआ होगा क्योंकि ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में कवर था, आपको ये क्वेश्चन मिल चुका था। होप उम्मीद है कि आपने इसको कर लिया होगा। तो आपको ये भी भरोसा रखना चाहिए कि जो हम आपको क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए कुछ दिन पहले, वो भी आपको करना चाहिए, पेपर उन्हीं में से लगभग आ जाता है। इसके बाद हाँ, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, ये कहूंगा लेवल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का अच्छा क्वेश्चन था पर मैनेजेबल था क्योंकि आपका किया हुआ था, ये आपका किया हुआ होना चाहिए था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये बेटा क्वेश्चन है ओके, ये क्वेश्चन है बेटा बायबैक का। अब बायबैक तो आप सबसे पहले पढ़ते हैं और बायबैक में आपको पता है कि मैक्सिमम शेयर्स दैट कैन बी बायबैक बाय कंपनी, उसमें कुछ कंडीशन है, आपने पढ़ी होगी। और इसके तो मॉडल में भी क्वेश्चन है और क्लास में आपको बेसिक भी बताया गया था, एग्जाम्पल भी कराए गए थे। और ये क्वेश्चन मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 6 से सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। यानी आपने बायबैक चैप्टर पढ़ा है, मतलब ये तो क्वेश्चन किया ही होगा। मैक्सिमम शेयर दैट कैन बी बायबैक पर जो कंडीशन है वो टेस्ट लगाते अपन, रिसोर्स टेस्ट और शेयर होल्डिंग टेस्ट लगाकर आपको ये क्वेश्चन चेक करना था कि कंपनी कितने शेयर बायबैक कर सकती है। तो ये क्वेश्चन भी मैनेजेबल था। उसके बाद ये बेटा इन्वेस्टमेंट चैप्टर का क्वेश्चन, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन देख लो आप, सुंदर लिमिटेड, उससे एक पॉइंट हटा दिया गया, डिविडेंड वाला पॉइंट उसमें से हटा दिया गया, वही क्वेश्चन है, उसको इजी कर दिया गया। और ये क्वेश्चन सुंदर लिमिटेड आपके मॉड्यूल में है और ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 है। बेसिक क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा इन्वेस्टमेंट चैप्टर में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो आप इजीली मैनेज कर सकते थे विद इन स्पेसिफिक टाइम। तो ये क्वेश्चन में इजी कैटेगरी में लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये अमालगमेशन। अमालगमेशन का तो क्या मैंने बताया था आपको, मेन जब आपने मैंने पेपर एनालिसिस डाला था एग्जाम के जस्ट बाद, बेटा ये क्वेश्चन तो एज इट इज सितंबर 24 का क्वेश्चन एज इट इज डाल दिया, फिगर भर चेंज किए, पॉइंट बेंच चेंज नहीं किए, एक पॉइंट भी चेंज नहीं किया, फिगर बदल दिए। और बेटा ये सितंबर 24 में भी पूछा गया और नवंबर 23 में भी पूछा गया। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन जो एक पास एग्जाम में आया हुआ हो पर है क्वेश्चन अच्छा, बहुत इजी नहीं है, किसी पीसी निकालो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन था जो आपने किया होगा या किया होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, बहुत इजी नहीं था। उसके बाद बेटा आपको आता है कंसोलिडेशन। हाँ, ये क्वेश्चन न नोट्स में है न मॉड्यूल में है, लेकिन एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमने बेसिक में पढ़ा हुआ ना हो, या एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो किसी क्वेश्चन में आपका ना हो। हर क्वेश्चन में बेटा एओपी बनाना ही पड़ता है, पीएनएल और जनरल रिजर्व से, डिविडेंड आउट ऑफ प्री क्वेश्चन प्रॉफिट वाला पॉइंट हर क्वेश्चन में होता है। उसके बाद अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में होता है और कॉमन डेट हर क्वेश्चन में होता है। यहाँ डिवेंचर का कॉमन डेट था बेटा, डिवेंचर यहाँ पर एमएन लिमिटेड होल्ड 280 लाख ऑफ डिवेंचर ऑफ आरपी, 280 लाख के डिवेंचर होल्ड किए हैं। तो बेटा ये डिवेंचर एमएन कंपनी के लिए असेट है और आरपी कंपनी के लिए लाइबिलिटी, पर ग्रुप के लिए असेट भी है और लाइबिलिटी भी। तो हम क्या करेंगे, 280 से डिवेंचर लिस्ट कर देंगे और 280 से जो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर है वो लेस कर देंगे। मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है डिवेंचर में वो भी एसेट साइड से कम हो जाएगा और लाइबिलिटी साइड से डिवेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कम हो जाएगी। 280 दोनों तरफ से कॉमन डेब्ट कैंसिलेशन वाला पॉइंट था इजीली, और डिवेंचर 8 पास लिए थे इसलिए इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं था। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था,
मतलब कुछ भी अनोखा, कुछ भी स्पेशल, कुछ भी टफ नहीं था। ना इसमें फिक्स्ड डिस्क का रिवोल्यूशन दिया है और ना ही बोनस इशू दिया है। बहुत सारे पॉइंट तो अवॉइड कर दिए, बहुत ही सिंपल पॉइंट दिए हुए हैं। हाँ, लेकिन क्वेश्चन बहुत मतलब ये है कि भले आपका एज इट इज किया हुआ ना हो, पर ये सारे पॉइंट आपके किए हुए थे कई बार। उसके बाद बेटा आपका ये AS24 पर जो क्वेश्चन था बहुत ईजी था। आप जानते हैं ये AS24 जो ये बेटा AS24 है, ये तो सिर्फ आधे घंटे में चैप्टर ही खत्म हो जाता है। तो ऐसा चैप्टर जो आधे घंटे में खत्म हो जाए, उस पर 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, जो बहुत इजी क्वेश्चन था AS24 पर। फिर बेटा ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है AS19 लीजेस पर। बेटा ये क्वेश्चन में 11 में पूछा गया, में 17 में 19 में, और मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 12 भी था। लीजेस का जो लिमिटेड 4-5 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं बेटा, 4 या 5 वैरायटी क्वेश्चन आते हैं लीजेस में, आप जानते हैं, उसमें से एक ये भी आ गया। तो हर टीचर ये क्वेश्चन करवाता ही है 4 to 5 वैरायटी। आपने भी किया होगा, उस एंगल से ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। अब था बेटा डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। कंपनी यदि प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है तो डिविडेंड दे सकती है आउट ऑफ जनरल रिजर्व। उसके कुछ रूल्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर में ये सबसे पहले पढ़ाया जाता है और सबसे इजी होता है, डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व रूल्स। तो बेटा ये क्वेश्चन में तो आपने डेफिनेटली इसको बहुत इजीली मैनेज किया होगा। क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, जो बेसिक थ्योरी बताई जाती है और जो बेसिक क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो एग्जाम्पल कराया जाता है, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन था। हाँ, वहां पर आपको एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड दी होती थी पिछले 5 साल की, यहाँ निकालनी पड़ेगी कि कंपनी पिछले 5 साल की एवरेज रेट से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकती आउट ऑफ जनरल रिजर्व। यहाँ रेट को एवरेज कर लो बस, और बाकी कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं था। और ये आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 1 के सिमिलर भी है, और नहीं भी हो तो यदि समझाया जाएगा तो इसका एग्जाम्पल लिया जाएगा। एग्जाम्पल सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद बात करें ये ब्रांच का क्वेश्चन। ब्रांच के बारे में कहा जाए, ब्रांच बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, उसमें बहुत वैरायटी है और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी उसमें रिक्वायर्ड होती है, बहुत डेप्थ रिक्वायर्ड होती है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत 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 इजी क्वेश्चन आता है, अराउंड 6 मार्क का। यानी आप सिर्फ बेसिक, यानी सिर्फ आप जो एग्जाम्पल भी करके चले जाओ ना, तो भी आप ब्रांच का पेपर, ब्रांच का ये चैप्टर, ब्रांच का क्वेश्चन एग्जाम में आप मैनेज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका वैसे तो मॉड्यूल से ही है, आप देखें ये क्वेश्चन मॉड्यूल से था, एज इट इज आपके नोट्स में भी है, मॉड्यूल में भी है, और कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस ये चेक रिटर्न हुआ, चेक मिलता है तो क्या होती है, बैंक टू डेटर। अब चेक रिटर्न होगा तो डेटर टू बैंक। ये चेक रिटर्न है फ्रॉम कस्टमर, तो उल्टी इंट्री कर दो, चेक मिलने की उल्टी, चेक मिला तो बैंक टू डेटर, चेक रिटर्न हुआ तो डेटर टू बैंक। इसके अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं था, डैम इजी क्वेश्चन था। इससे इजी क्वेश्चन हम ब्रांच में क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये मेरा आपका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था उसका मैंने आपको दिया है एनालिसिस। इसके बाद हम अब बात करेंगे एमसीक्यूज का एनालिसिस। बेटा जहां तक सवाल है एमसीक्यूज का, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आईसीआई का जो पैटर्न है वो आप जानते हैं कि वो एक एक केस स्टडी में 4 या 5 या ऐसे एस जोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो बहुत मतलब सिलेक्टिव स्टडी करेगा वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ये एमसीक्यूज वही हैंडल कर पाएगा जिसने इन डेप्थ स्टडी की है, सब कुछ पढ़ा है, उसने केस स्टडी भी देखी है और जो क्वेश्चन है वो भी किए हैं। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो मॉड्यूल में है इलस्ट्रेटिव या जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन, उसका वो एमसीक्यू बना के डाल देते हैं। आप खुद देखिएगा कि सब कुछ उसी में से है। हाँ, लेकिन आपकी स्टडी डिटेल होना चाहिए, आप शॉर्टकट यहाँ नहीं लगा सकते एमसीक्यूज को हैंडल करने के लिए। हम 1 बाय 1 इन शॉर्ट बात करें। देखिए सबसे पहले आपका बेटा जो क्वेश्चन था ये एमसीक्यूज में केस सिनेरियो 1, इसके में AS16 पर फॉरेन एक्सचेंज बोरोइंग का इफेक्ट दिया हुआ है। बेटा इसका मॉड्यूल में एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेज नंबर 5.115 पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि वो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हर स्टूडेंट मॉड्यूल तो करता ही है, हर टीचर भी करवाता है, मैंने भी करवाया, बेसिक बताया, फिर क्वेश्चन भी दिया था। तो इवन मैंने तो एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था कि भाई ये क्वेश्चन कर लेना, सिमिलर क्वेश्चन मैंने करवा दिया। तो डिक्टो वही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है केस स्टडी में, उसके नीचे आंसर पूछ लिए, तो ये इजीली हैंडल किया जा सकता था। ये एग्जाम में 2 बार आ चुका है, राजन कंपनी और ये एक और कंपनी है रूट्स बिल्डर के नाम से क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है,
और मॉड्यूल में पेज नंबर 5.115 पर XYZ के नाम से दिया हुआ है, तो ये इजीली मैनेजेबल था AS16 पर। उसके बाद ये AS2 का क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन मॉड्यूल में दिया हुआ है इस तरह का कि ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड को डिवाइड किससे किया जाए, एक्चुअल आउटपुट या नॉर्मल आउटपुट। यूजुअली हम डिवाइड करते हैं नॉर्मल आउटपुट से, लेकिन यदि एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है नॉर्मल से तो फिर डिवाइड करना पड़ता है एक्चुअल आउटपुट से। और यदि आपका एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल से कम है तो डिवाइड करते हैं नॉर्मल से। तो हम इसमें चूंकि एक्चुअल आउटपुट 120 है, नॉर्मल 1 लाख है, एक्चुअल 120 है, तो हमें आप फिक्स्ड ओवरहेड को 120 से डिवाइड करके फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट निकालने थे और उसके बाद आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी करना था एज पर AS2। ये इसमें खास बात थी जो आपको मॉड्यूल में भी दी गई है और बेसिक में भी बताई गई थी। ये AS29 जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया वो आप अब देखिए, ये क्वेश्चन AS16 पे था, ये क्वेश्चन AS11 पे था, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, जो कि इजी था। अब जैसे क्वेश्चन था व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ G विथ P। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कि G और P का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, P लिमिटेड होल्ड 20% ऑफ वोटिंग पावर इन G। P के पास G के 12% वोटिंग पावर है, मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, 20% या उससे ज्यादा हो तो होता है। और यहाँ पर लेकिन साथ में लिखा है, यहाँ पर 8 में से 2 मेंबर है जिनका कास्टिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो फिर यहाँ तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया, तो फिर उस केस में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक कंपनी दूसरी कंपनी की होगी एसोसिएट, होल्डिंग सब्सिडी है नहीं, सिंपल इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब होती है एसोसिएट। तो यहाँ पर एक कंपनी दूसरी की एसोसिएट है, ये ऑब्जेक्टिव इसमें आपको गिवन है। उसके बाद AS2 का तो आप ऊपर देख ही चुके हैं। अब देखिए बेटा, अगला केस सेकंड, कैश फ्लो का जो सबसे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है वो आपके सामने है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। उसी को उन्होंने केस स्टडी में डाल दिया और नीचे उसके क्वेश्चन के आंसर पूछ लिए कि इसमें क्या होगा, इसका क्या होगा। बेटा इतना इजी क्वेश्चन में इसको डिस्कस करना भी नहीं चाहता हूं मैं, कोई पॉइंट ऐसा नहीं जिसके बारे में आपसे डिस्कस करूं कि क्या किसका ट्रीटमेंट होगा इनडायरेक्ट मेथड में। तो सब कुछ इसमें बिल्कुल बहुत इजी गिवन, मतलब ये बेसिक से भी बेसिक क्वेश्चन है। शायद ऐसे क्वेश्चन तो मुझे लगता है आपकी जो 12th की एग्जाम होती थी वहां पर ऐसे क्वेश्चन होते थे, उस लेवल का क्वेश्चन है ये कैश फ्लो का, इतना इजी क्वेश्चन था बेटा। अब यहां पर एक लिखा है AAR लिमिटेड इज फॉर्म टू टेक ओवर द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ABC लिमिटेड। एक नई कंपनी बनाई गई AAR ABC को टेक ओवर करने के लिए, मतलब ABC कंपनी अब हो रही, और लिखा है विच इज टू बी देन डिसॉल्व, मतलब ABC कंपनी जो है वो वाइंड अप हो जाएगी और एक नई कंपनी बनाई गई AAR। तो बेटा यहाँ पर ये मर्जर तो है नहीं, ये क्या है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ABC कंपनी को टेक ओवर करने के लिए AAR कंपनी बनाई गई है। तो ये होता है, देखिए बेटा ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में नहीं है, एक कंपनी B को टेक ओवर कर ले तो वो एब्जॉर्प्शन, लेकिन B कंपनी डिसॉल्व हो और साथ में एक, जैसे B कंपनी डिसॉल्व हो गई और उन्होंने B 2025 बना ली, B 2026 बना ली B को टेक ओवर करने के लिए, तो क्या होता है, ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन ये था एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह। अब ये क्वेश्चन था बेटा, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैसे दिखाया जाए। तो देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था, हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन आप तब मैनेज कर सकते थे जब आपके इन्वेस्टमेंट चैप्टर का फंडा भी क्लियर हो और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का फंडा भी क्लियर हो। मतलब आपको AS13 और AS23 दो यदि AS आपके क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन आपसे हो सकता था। इसमें आपने इन्वेस्टमेंट ली बेटा 20 लाख में, तो ये तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक एंट्री होगी। उसके बाद डिविडेंड मिला बेटा, ये डिविडेंड दिया है कंपनी ने 8 लाख के प्रॉफिट में से 5 लाख पिछले साल के लिए शेयर्स खरीदने के पहले के प्रॉफिट से, तो 5 लाख का 30% डिविडेंड इसको मिलेगा, 30% शेयर लिए बेटा तो 1.5 लाख का डिविडेंड मिला। जब डिविडेंड मिलता है प्रीक्वेशन से तो एज पर AS13 हम उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रिएट करते हैं, तो 20 लाख में से 1.5 लाख बेटा लेस हो जाएगा, तो बचेगा 18,50,000। 18,50 क्या बची, करेक्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उसके बाद फिर बेटा सब जो एसोसिएट कंपनी है उसमें प्रॉफिट हुआ 30 लाख का, ये प्रॉफिट 30 लाख का हुआ, ये बेटा प्रॉफिट 30 लाख का। इसमें शेयर बेटा इसने खरीदे हैं 1 जून को, तो ये बेटा 30 लाख का जो प्रॉफिट है ना ये 12 महीने का है। और होल्ड शेयर कब लिए है इसने एसोसिएट, अप्रैल मई के बाद, मतलब ये प्रॉफिट 10 महीने का पोस्ट इक्वेशन है। और आपको पता है बेटा जो
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट में ऐड होता है। ये अब समझाना पॉसिबल नहीं, बस बता रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में हम क्या करते हैं, जो पोस्ट प्रॉफिट है उसमें जो हिस्सा है वो इन्वेस्टमेंट में डेबिट करते हैं और पीएनएल में क्रेडिट करते हैं। तो ये प्रॉफिट 30 लाख हुआ साल भर का, ये प्रॉफिट 12 महीने का है, लेकिन होल्डिंग 10 महीने के लिए हुई है, जून से हुई है, अप्रैल में भी होल्डिंग नहीं थी, तो ये पोस्ट प्रॉफिट सिर्फ 10 महीने का है। तो वो जो प्रॉफिट आएगा उसका हम करेंगे 30%। ये जो प्रॉफिट आया, मान लो ये प्रॉफिट आया, जो भी आया, ये प्रॉफिट मान लो 7.5 लगाया, तो आपका इन्वेस्टमेंट की वर्थ जो बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी वो 26 लाख होगी। तो ये 26 लाख वाला आंसर इसमें सही होगा, नीचे दिया है एमसीक्यूज में। तो इस तरह से आपको मतलब AS13 और AS23 ये दोनों एस को मिलाकर ये क्वेश्चन मैनेज होता था। उसके बाद ये आंसर 26 लाख हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मॉड्यूल में दिए हुए हैं। तो बेटा बाकी सब तो ठीक है, जो मैंने एस मतलब आपको दूसरे टीचर ने पढ़ाया वो सब भी थे। इन शॉर्ट में क्या कहूँगा, यदि आप मतलब ये कहूँगा ओवरऑल पेपर लेंथी था, पहले भी होते थे, आगे भी रहेंगे। तो ये लेंथी था फॉर एनी स्टूडेंट, लेकिन जो स्टूडेंट ने बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस की है, मॉक टेस्ट दिए हैं, घर में टाइम मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस की है, हर क्वेश्चन को एक टाइम लिखकर सॉल्व किया है और अपने टाइम को कम करने के लिए कोशिश की है, वही स्टूडेंट इस पेपर को मैनेज कर पाया होगा। अदरवाइज पेपर लेंथी होता है, था और आगे भी रहेगा। तो आपको चेंज होना है, आईसीआई चेंज नहीं होगा। अगला पेपर भी लेंथी आने वाला है, तो उसके लिए आपको अभी से स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नंबर 1। दूसरा, मॉड्यूल पास एग्जाम क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, उनको बगैर देखे सॉल्व कीजिए, उन्हीं में से क्वेश्चन आता है। सिर्फ देख के जाएंगे, टिक करके जाएंगे तो क्वेश्चन एग्जाम में होने वाला कतई नहीं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। इसलिए आपको क्वेश्चन, और आप करेंगे तो भी बहुत टाइम लगेगा, बेहतर है क्वेश्चन को बगैर देखे सॉल्व करके जाइए। उसके अलावा आपको एग्जाम के एक दिन पहले हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन देखकर जाना कंपलसरी है, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता बेटा। तो आपको इतना कुछ टाइम मैनेजमेंट करना है, पहले इतनी अच्छी प्रैक्टिस रिहर्सल हो चुकी हो कि एग्जाम के एक दिन पहले आप हर चैप्टर का जो 3-3, 4-4 वैरायटी है सबके क्वेश्चन आप कर कर जाएं, ये बहुत जरूरी है। तो और बाकी ये जो एनालिसिस दिया है आप देखें, जैसे चैप्टर अमालगमेशन है बेटा, इसमें 16 मार्क का कवरेज है इंक्लूडिंग एमसीक्यू। कंसोलिडेशन में तो 18 मार्क का कवरेज है इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। रिकंस्ट्रक्शन में 14 मार्क का कवरेज है इंक्लूडिंग यहाँ पर AS13 इन्वेस्टमेंट पे 7 नंबर का आया बेटा, बायबैक 7 नंबर का है, AS3 कैश फ्लो एमसीक्यूज मिलाकर 8 नंबर का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 4 नंबर का है वो ना, डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व, ब्रांच 6 नंबर का है जो यूजुअली 6 नंबर का ही आता है, और बाकी आपके एस दिए बेटा, ये एस इतने नंबर के हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि आपके अमालगमेशन, होल्डिंग, कैश फ्लो, ये आप बेटा 3-4 चैप्टर लिख लो, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, रिकंस्ट्रक्शन और कैश फ्लो। ये बेटा 4-5 चैप्टर आपके सिलेबस का काफ़ी बड़ा मार्क्स कवर कर लेते हैं, पर हमको सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, आगे भी सारे चैप्टर करना है, अच्छे से करना है। और मैं ये कहता हूँ जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए एक सबक है, मैं कहता हूँ कि पहले ही दिन से आप अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए एफर्ट करें। क्लास में नोट करें तो स्पीड से नोट करें, घर पर होमवर्क करें तो स्पीड बढ़ाकर करें, जब क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई एग्जाम में टेस्ट होता है तो उसमें बिल्कुल विद इन टाइम फ्रेम क्वेश्चन करने की कोशिश करें। हर दिन, हर वीक आपको खुद को लगना चाहिए कि हमारी स्पीड पहले से बेहतर हुई है, तभी आप पेपर फिर एग्जाम में इजीली 3 घंटे में मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय। आपको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।